नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और सबसे पहले रोज की तरह बता दूं कि कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं। बिहार पहुंचे पीएम मोदी ने लालू का लालटेन बुझा डाला। तेजस्वी का महासंकट, राहुल मुसलमान सब छोड़ के चले गए हैं क्या? मंच पर मोदी नीतीश और वो ऐलान जो बिहार चुनाव में कर देगा पूरे इंडी को परेशान, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। इधर मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिया, उधर ओवैसी ने तेजस्वी के प्लान में पलीता लगा दिया है क्या? इसके अलावा छठ व्रतियों से पीएम मोदी ने जो वादा किया वो कितना पूरा हुआ? यमुना घाट की वो तस्वीर जो शॉकिंग लगेगी। नवभारत की नाव पर छठ व्रती और यमुना की सफाई पर वो लाइव रिपोर्ट जो केजरीवाल को सोने न देगी, आज वो भी लाया हूं। 12 लाख भक्तों की भीड़ में कथा सुनाने वाले बाबा बागेश्वर अचानक टूटी कुटिया में क्यों चले गए हैं? क्या गजब हो गया है? न लाखों की भीड़, न भव्य ताम झाम, बाबा बागेश्वर की वो कथा जिसे देख विरोधी चकरा जाएंगे, आज आपके लिए लाया हूं। बागेश्वर बाबा को क्या हुआ जो बोल पड़े, मेरे चेलों से बचकर रहना रे बाबा। इसके अलावा चलती बस में कैसे लगी भयंकर आग, अंदर फंस गए लोग, वो दर्दनाक हादसा जिसने पीएम मोदी को भी झकझोर दिया। 10 दिन में 2 बस जल गई, कहीं ट्रक ने मासूमों को रौंद डाला। सड़क से आती डरावनी तस्वीरों का पूरा सच क्या है, आज आपको दिखाऊंगा। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी? पर्व त्योहार या प्रसाद में जो खीर आप खाते हैं वो पहली बार कब बनी, कहां से आई खीर, सोचा है कभी? इसका जवाब भी दूंगा, लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। जम्मू कश्मीर में 4 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है। राज्य में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी के सतपाल शर्मा राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। वो फिलहाल जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष हैं। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित राज्य बनने के बाद ये पहला राज्यसभा चुनाव। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकी फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे। दोनों आतंकियों के पास से आईएसआईएस के वीडियो मिले हैं, साथ ही आईईडी और टाइमर बनाने का वीडियो भी मिला है। यूपी के बहराइच में एक बार फिर भेड़िए ने आतंक मचाना शुरू किया है। एक गांव में भेड़िए ने 3 लोगों पर अटैक कर दिया। भेड़िए ने खेत में चारा लेने गई महिला पर हमला किया। इसके बाद गांव के पुजारी पर भी अटैक कर दिया। पिछले 1.5 महीने में भेड़िए के हमले में बहराइच में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन से आंखें खराब होने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया है। भोपाल में पुलिस ने 43 कार्बाइड गन के साथ एक युवक गिरफ्तार किया। आरोपी युवक पर विस्फोटक सामग्री का लापरवाही से उपयोग करने का मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि दिवाली के दौरान कार्बाइड गन से प्रदेश में 120 बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई। राजस्थान के जैसलमेर में सेना की थार शक्ति एक्सरसाइज चल रही है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास लोंगेवाला में भारतीय सेना के शौर्य का प्रदर्शन देखने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। इस दौरान सेना ने रोबोट डॉग, अत्याधुनिक टैंक और ड्रोन से भविष्य का युद्ध कौशल दिखाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब पाकिस्तान कोई भी दुस्साहस करने से पहले 100 बार सोचेगा। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार पॉल्यूशन के सॉल्यूशन के लिए एक्टिव हो गई। आर्टिफिशियल रेन के जरिए प्रदूषण को धोने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक्सपर्ट्स की टीम ने दिल्ली के बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग का सफल परीक्षण भी कर लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 28, 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली में बादल मौजूद रह सकते हैं और इसी दौरान आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सकती है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आज आपको दिखाऊंगा बिहार पहुंचे पीएम मोदी ने लालू का लालटेन बुझा डाला। तेजस्वी का महासंकट, राहुल मुसलमान सब छोड़ गए क्या? मंच पर मोदी नीतीश और वो ऐलान जो बिहार चुनाव में कर देगा पूरे इंडी को परेशान। और इधर मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिया, उधर ओवैसी ने तेजस्वी के प्लान में पलीता लगा दिया क्या? सबसे पहले बिहार में जो हलचल मची है उसका चैप्टर। इधर पीएम मोदी ने बिहार में धमाकेदार प्रचार शुरू कर दिया। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन मुश्किलों से घिरा दिख रहा है। बिहार में चुनाव प्रचार बेहद क्रूशियल स्टेज पर है और राहुल गांधी गायब है। भाई, ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी बिहार से दूरी बनाए बैठे हैं। आप देखिए कि किस तरह से बिहार का चुनावी पेंडुलम घूम रहा है। बिहार के एग्जाम में पास होने के लिए पीएम मोदी मेहनत कर रहे हैं। पीएम मोदी विरोधियों का इतिहास पब्लिक को बता रहे हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन को अपना ही दाव भारी पड़ गया है। सीएम और डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित करके तेजस्वी फंस गए हैं। मुसलमानों का कहना है कि क्या हम सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं क्या? वहीं राहुल गांधी भी बिहार को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड दिख नहीं रहे हैं।
और जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो यही इंडी गठबंधन वाले वोट चोरी, इलेक्शन में गड़बड़ी का रोना रोएंगे। भाई एग्जाम से पहले पढ़ाई करोगे नहीं, बाद में फेल होने का जो पूरा ठीकरा है वो टीचर पे, पेन पे, कॉपी पे, एग्जाम की प्रक्रिया पे डाल दोगे। और ये सब कब तक चलेगा भाई? आपको आज बिहार चुनाव का पूरा अपडेट बताऊंगा, कैसे पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर से लेकर सीताराम केसरी तक के मुद्दे पर कांग्रेस को लपेटा है, क्यों राहुल गांधी बिहार से गायब दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव मुस्लिम वोट पर कैसे फंस गए हैं, और नीतीश कुमार पर पीएम मोदी का गेम चेंजर बयान कौन सा आ गया है। ये सब आपके लिए लाया हूं। लेकिन बिहार के घमासान में जो हलचल मची है, पहले उसकी एक झलक देखिए। जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? आज जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब ना धंधा करता है। मुसलमान को सीएम घोषित करें, सीएम तो नहीं, डिप्टी सीएम ने, क्योंकि वो बंधुआ मजदूर हैं ठगबंधन के। क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? मुसलमान भाइयों के प्रति भी हमारा पूरा सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार पहुंचते ही धमाका कर दिया। इंडी वालों ने कल ही लालू के बेटे तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट बनाया था। इंडी वालों को लग रहा था कि इस बार नीतीश कुमार सीएम नहीं बन पाएंगे, तेजस्वी सीएम बन जाएंगे। लेकिन इंडी वाले भूल गए कि नीतीश के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और जब मोदी उतर जाते हैं मैदान में तो फिर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। आज बिहार की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने सबकी जेब से मोबाइल निकलवा दिया, फिर मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करने को कहा, जिससे पूरी रैली जगमग हो गई। लोग सोच रहे हैं कि पीएम करा क्या रहे हैं बॉस, दिन का समय है, मोबाइल की लाइट जलवा रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने बड़े सरल अंदाज में सीधा डायरेक्ट मैसेज दे दिया कि जब लाइट ही लाइट दिख रही है तो कोई लालटेन क्यों चुनेगा बॉस। सुनिए पीएम मोदी को। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है, अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। दरअसल लालटेन आरजेडी का चुनावी सिंबल है, और पीएम ने इसी को लेकर क्लियर कट मैसेज दे दिया कि भाई जब विकास हो रहा है, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में लाइट है, ये है, तो कौन लालटेन वाली लाइट में जाएगा। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि लालू के लालटेन युग में क्या क्या होता था। लालू के लालटेन युग में ना मोबाइल था, ना टेक्नोलॉजी थी। आज बिहार में गरीब के हाथ में फोन और हर गांव में इंटरनेट है। पहले बिहार के लोग अपने परिवार से बात करने के लिए तरसते थे, आज देश में चाय वाला है, इसलिए 1 GB डेटा 1 कप चाय से सस्ती है। पीएम ने कहा कि बिहार को घोटाले वाला नहीं, चाय वाला चाहिए। बिहार को छर्रा, कट्टा, दुनाली वाले लोग नहीं चाहिए। पीएम मोदी को सुनिए एक बार, उन्होंने लालू के जंगल राज पर कैसे तगड़ा अटैक किया और पूरा लालटेने फोड़ दिया। ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। पीएम मोदी ने आज समस्तीपुर और बेगूसराय में धमाकेदार रैलियां की। लालू और लालटेन पर सीधा अटैक करके जबरदस्त माहौल बना दिया।
उधर इंडी वाले भी अपना माहौल बनाने में लगे। पीएम मोदी के रैलियों के जवाब में आज इंडी वालों ने भी अपनी रैलियां शुरू कर दी। इंडी गठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने 5 जगहों पर रैली की और मोदी नीतीश पर काउंटर अटैक किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी थोड़े ही हैं जो जुमला बोलेंगे। तेजस्वी ने कहा मुझे 20 साल नहीं, सिर्फ 20 महीने देकर देखिए, जो 20 साल में नहीं हुआ वो 20 महीने में करके दिखाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि उनकी उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि पीएम फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, यह नहीं चलेगा। एक बार तेजस्वी यादव को भी सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि तेजस्वी बोल तो बातें बड़ी बड़ी रहे लेकिन कैसे खुद फंस गए हैं अपने ही चाल में और ओवैसी ने इनको तगड़ा घेर दिया है। हम यहाँ टूटी फूटी और झूठे बातें नहीं कर रहे हैं। हमको भी लंबी राजनीति करनी है। हम नरेंद्र मोदी थोड़ी है जो जुमला बोलेंगे। तेजस्वी का उम्र कच्चा है लेकिन जुबान पक्का है। हमने 5 लाख नौकरी दी, तब चाचा जी कहते थे 20 में कहां से लाएगा, अपन बाप के पास से पैसा लाके वेतन बांटेगा। अब हमारे चाचा जी के हाथ से हम बंटवाए 17 महीने में 5 लाख लोग को नियुक्ति पत्र, और एक को पेपर लीक नहीं हुआ तेजस्वी के समय। तेजस्वी को इंडी गठबंधन में पावर मिल गई है भाई, वो सीएम फेस बने हुए हैं इसलिए बातें भी बड़ी बड़ी जोश में कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के वादे तेजस्वी बिहार में कर रहे हैं वो वादे खुद इंडी गठबंधन को कहीं उल्टे ना पड़ जाएं, क्योंकि इंडी वालों ने वादा किया कि बिहार में हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। 2 करोड़ 80 लाख परिवार हैं, 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी ऑलरेडी मिली हुई है, यानी 2 करोड़ 60 लाख परिवारों को नौकरी देनी होगी। 12 लाख करोड़ का खर्च आना है, बजट 3 लाख करोड़ का है, 3.25 लाख करोड़ का। कहां से पैसा लाएंगे, कहां से नौकरी देंगे। इसी तरह से मोदी नीतीश ने बिहार में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले तो इंडी वालों ने वादा कर दिया कि जीविका दीदियों की नौकरी परमानेंट कर देंगे, 30-30 हजार सैलरी दे देंगे। बिहार में 1 करोड़ 36 लाख जीविका दीदियां हैं, अगर सबको पक्की नौकरी देकर 30,000 महीने की सैलरी देंगे तो 40,000 करोड़ का खर्चा अलग आएगा। यानी तेजस्वी यादव बस बोले जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा नहीं था कि इनका बस चलेगा तो अभी कल को कह देंगे कि यहां पे हम सोने की लंका बनवा देंगे। ये ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं जो पूरे हो ही नहीं सकते, और इसीलिए लोग समझ रहे हैं कि वोट लेने के लिए कुछ बोल रहे हैं। कोई पिता अगर साइकिल पर चलता है तो बेटे को बाइक देने का वादा करे तो समझ में आता है, लेकिन बेटे को कह दे कि नहीं कार नहीं सीधा प्लेन खरीद देंगे, बेटा नहीं कहेगा कि पापा चल रहे हैं आप साइकिल पे हाफ पेडल मार के, सीधा प्लेन खरीद रहे हैं। इंडी वालों के सामने मुसीबत तो यह भी है कि लालू यादव ने 25 साल पहले जो राज किया था उसे लोग अब तक भूले नहीं, इसलिए इनके वादों पर कैसे यकीन करें। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों बार बार याद दिलाते हैं कि लालू के लालटेन राज में क्या होता था। एक बार नीतीश कुमार को भी सुनिए कि उन्होंने क्या क्या याद करा दिया आज। 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, जो हम लोग तो शुरू हुए थे। आप जानते ही हैं, पहले जो सरकार थी आपको मालूम है उसको मौका मिला था, उसको भी मौका मिल गया था 15 साल। अब तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब ना धंधा करता है, इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए, किसी के लिए कोई नहीं काम किया, आई सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा। नीतीश कुमार ने आज यह भी कहा कि अब वो सब दिन नरेंद्र मोदी के साथ ही रहेंगे। नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की केमिस्ट्री भी आज जबरदस्त दिख रही थी। मोदी को साथ देखकर नीतीश कुमार डबल जोश में थे। देखिए कैसे पीएम मोदी का सम्मान करने के लिए नीतीश कुमार ने भरे मंच से सबको हड़का के खड़ा करवा दिया। यह ताली बजाओ जी, देखिए। और आप जान लीजिए वो सब आपके लिए इतना काम करते रहते हैं, तो सब जैसा हमने कहा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, तो सब एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। हाँ, सब खड़ा हो, सब खड़ा हो जा, उनके लिए सब नमन करो। तो बहुत बहुत बधाई, और उनके बाद पूरा देश और पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार सीधा हड़काइए देते गए, खड़ा हो, सब खड़ा हो, करो नमन करो। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री तो सबको दिख गई।
लेकिन इंडी वाले अब भी इसी बात में लगे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी गच्चा देगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे चच्चा नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है, बीजेपी उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। एनडीए ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। अमित शाह ने कह दिया है कि चुनाव के बाद सीएम तय करेंगे। एक बात तय है कि चुनाव बाद नीतीश जी सीएम बनेंगे ही नहीं। लेकिन नीतीश कुमार को सीएम न बनाने वाली बात पर इंडी वालों और तेजस्वी को आज पीएम मोदी ने खुद जवाब दिया। नरेंद्र मोदी ने क्लियर कट कह दिया कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार की लीडरशिप में ही लड़ा जा रहा है और इस बार एनडीए जीत के सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ के रख देगा। सुनिए पीएम ने क्या दावा किया। बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। लेकिन बीजेपी के विरोधी कह रहे हैं कि किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कहना और यह कहना कि चुनाव के बाद वही सीएम होगा, दोनों अलग अलग बात। इसके लिए एमपी और महाराष्ट्र का उदाहरण दिया जाता है कि एमपी में शिवराज सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, सीएम बन गए मोहन यादव। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सीएम थे, उनको आगे करके चुनाव लड़ा, बाद में फडणवीस सीएम बन गए। ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी की क्या दुविधा है, उसके बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करके बीजेपी वो वोट गंवाना नहीं चाहती जो सत्ता विरोधी लहर या किसी और वजह से फिसल सकते हैं। सीएम फेस ना घोषित करके बीजेपी अपने समर्थकों में एक उम्मीद जगाकर रखने की कोशिश कर रही है कि चांस बीजेपी का भी बन सकता है। हालांकि यह कहने वाली बात नहीं है कि एनडीए में नीतीश कुमार हैं तो सीएम फेस वही है, चुनाव के बाद सीएम वही बनेंगे। बिहार बीजेपी में भी नीतीश कुमार के कद का कोई नेता नहीं दिखता, इसलिए बीजेपी की निर्भरता नीतीश कुमार पर ज्यादा है। दूसरी बात, नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए भी जाने जाते हैं, तो बीजेपी उनके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। यानी नीतीश कुमार के नाम पर कोई शक शुबे वाली बात ही नहीं। भाई वहां सीएम नहीं बनाएगा, यहां केंद्र में कहेंगे साथ नहीं देंगे था। फिर भी एक असमंजस, एक दुविधा का माहौल कहीं ना कहीं बना है या बनाने का प्रयास हो रहा है। दुविधा में तो इंडी गठबंधन भी फंसा है। सीएम फेस का ऐलान इंडी वालों ने कर दिया, डिप्टी सीएम फेस का भी ऐलान कर दिया, लेकिन इसी ऐलान ने इंडी गठबंधन को ऐसा फंसा दिया कि इनका कोर वोटर मुसलमान उखड़ गया। मुसलमानों में यह बात हो रही है कि 14% यादव आबादी का सीएम कुर्सी पर बैठने की बातें हैं, 3% से भी कम मल्ला आबादी को डिप्टी सीएम की कुर्सी की बातें हैं, लेकिन 18% मुसलमान आबादी को कुछ भी नहीं मिला। क्या ये लोग मुसलमानों को सिर्फ वोट देने वाला और दरी बिछाने वाला समझते हैं क्या? ये नैरेटिव मुसलमानों के अंदर चला गया है और यही इंडी गठबंधन के लिए बड़ी आफत है, क्योंकि बिहार में इंडी की पूरी राजनीति एमवाई फैक्टर पर चलती है। अगर 18% मुसलमान आबादी नाराज हो गई तो इंडी गठबंधन के सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। बिहार के मुसलमानों में तो अब ये चर्चा शुरू हो गई कि मुसलमानों के साथ इंडी गठबंधन ने धोखा किया है। 2.5% वोट वाला डिप्टी सीएम कैंडिडेट बन रहा है, 18% मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दी गई। क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए? भाई ओवैसी की पार्टी तो पूछ रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। वो कहां गया राहुल गांधी का नारा? इंडी गठबंधन के सीएम और डिप्टी सीएम फेस में किसी मुसलमान का नाम ही नहीं है। इसे लेकर जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं वो देखिए। एक मीम में कहा जा रहा है कि तेजस्वी सीएम और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम कैंडिडेट हैं, मुसलमान तो देखिए सिर्फ दरी बिछा रहा, कुर्सी लगा रहा है। एक ने लिखा है कि 14% वोट वाले यादव को सीएम पद दे दिया, 2.5% मल्ला वोट वाले को डिप्टी सीएम पद दे दिया, जबकि 18% मुसलमान वोट से कहा जा रहा है कि कुछ मत बोलो, चुप रहो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। एक पोस्ट में लिखा है कि मुसलमानों के साथ महागठबंधन ने धोखा किया है, MY में से M गायब हो चुका है। इसी तरह से एक मीम में लिखा है कि समाजवादी का तेजस्वी फार्मूला, 2.5% वाले को लड्डू, 18% वाले को कद्दू। मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देने पर AIMIM ने भी इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। AIMIM के नेता शौकत अली ने एक फोटो शेयर की जिसमें तेजस्वी और मुकेश सहनी हंस रहे हैं और नीचे एक मुसलमान दरी बिछा रहा है। शौकत अली ने लिखा कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। सुनिए ओवैसी की पार्टी कैसे मुसलमानों को रियलाइज करा रही है कि ये लोग तुम्हारा वोट लेते हैं लेकिन खाली तुमको दरी बिछाने के लिए रखा हुआ है। अब इनका हिपोक्रेसी देखिए कैसा एक्सपोज होता है। एक तरफ तो ये बात करते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी के हिसाब से अगर आप आंकड़ा लगा लो तो 19% मुसलमान है,
2% सानी साहब वाले लोग, अब 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, मगर 19% वाला मुसलमान का अता पता ठिकाना नहीं है, वो क्यों नहीं बन सकता? क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? क्या मुसलमान सिर्फ आपको वोट देने के लिए है? बिहार में 13% वाले यादव जी 4% वालों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 2% वालों से भी कह रहे हैं कि हमको वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 6% वालों से भी कह रहे हैं कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। और वही 13% वाले यादव जी 18% मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हम तुमको बीजेपी से बचा लेंगे। देखिए, पूरा नैरेटिव ये बन गया है कि बीजेपी का डर दिखाकर इंडी गठबंधन वाले मुसलमानों का वोट ले लेते हैं, लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम किसी और को बना देते हैं। अच्छा, सबसे कमाल की बात देखिए, अभी तो सीएम डिप्टी सीएम बनाना भी नहीं है, अभी तो झूठे सपना दिखाना है। सरकार थोड़ी बनी है, चुनाव थोड़ी जीते हैं। अभी तो इंकी पिंकी पोंकी पो करके किसी का भी नाम दे दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ना। उसमें भी मुसलमान को नहीं दिए। क्यों नहीं दिए मैं आपको बताऊंगा। बिहार के मुसलमान इसे देख रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने बिहार के मुसलमानों से बात की। मुसलमान साफ कह रहा है कि वोट लेने के लिए सब मीठी मीठी बातें करते हैं, बीजेपी का डर दिखाते हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो मुसलमानों को भूल जाते हैं। सुनिए बिहार का मुसलमान क्या कह रहा है। जो चाहता है दरी बिछवाया, जो चाहा दरी उठवाया, ठीक है ना, अब ये नहीं चलेगा। 18% वाले को तो मिलना चाहिए, 2.5% वाले को थोड़ी मिलना चाहिए। जो सरकार चलाया महागठबंधन ने या आरजेडी ने, मुसलमानों को क्या दिया? पीठ पोषने के अलावा तो कुछ दिया नहीं। 2-2.5%, 3% वाले डिप्टी सीएम, 18% मुसलमान जो है अल्पसंख्यक है, उसको तो उसके लिए विचार नहीं किया जा रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उतना भागीदारी होना चाहिए। और सिर्फ मुसलमानों का यही काम रह गया कि वो सिर्फ दरी बिछाए और दरी उठाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाता रहे, उसके बदले में उसको कुछ नहीं मिले। इतना जिसका जितना हिस्सा है उतना हिस्सा चाहिए, और नहीं चाहिए तो बार चांस नहीं मिलेगा भाई। अब वो मुस्लिम सिर्फ वोट के लिए यूज नहीं होने वाले हैं, वो अपने हक के लिए भी लड़ने के लिए जानते हैं। देख न रहे हैं, मुसलमान को अब समझ में आ रहा है कि सालों साल लालू जी पहले राज किए, फिर उनका बेटा राज करेगा। अब मुसलमान का बेटा क्या करेगा बॉस? खाली जो है इनके पीछे पीछे चलेगा। दिखाने के लिए भी मुसलमान का नाम अनाउंस नहीं किए बॉस। बीजेपी ने भी मुस्लिम वोट के मुद्दे पर इंडी गठबंधन को घेर लिया। बीजेपी कह रही है कि जो लोग मुसलमान से वोट मांग रहे हैं उनको सीएम छोड़िए डिप्टी सीएम नहीं बना पा रहे। लोग समझ रहे हैं कि मुसलमान हमारे बंधुआ मजदूर हैं। सुनिए एक बार। मुसलमानों का वोट लेने के लिए, मुसलमानों का वोट लेने के लिए कोई नमाज पढ़ रहे हैं, कोई मजार पर टोकरी ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो तय करें कि मुसलमान को सीएम घोषित करें। सीएम तो नहीं, डिप्टी सीएम नहीं, क्योंकि वो बंधुआ मजदूर हैं ठगबंधन के। देखिए, ये बात तो बहुत लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन की मुसलमानों को लेकर सोचिए कि मुसलमान कहीं और वोट तो करेगा नहीं। मुसलमान तो किसी हालत में कुछ करेगा लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देगा। तो ये लोग सोचते हैं कि जाएगा कहाँ, ये तो फसल है, यहीं रहेगा। इसलिए मुसलमानों को कुछ देने न देने के बदल के से कुछ बदल तो जाना नहीं है। ओवैसी खुलकर यही बात कहते हैं कि बिहार में हर समुदाय का अपना नेता है, लेकिन मुसलमान का अपना नेता नहीं है। और जब ओवैसी ये बात कहते हैं तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। देखिए, ये बात तो खुद दूसरी पार्टियों के मुसलमान नेता भी मानते हैं कि जो लोग खुद को सेक्युलर पार्टियां कहते हैं उन्होंने खुद मुसलमानों से किनारा कर लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी इंडी गठबंधन के इस वोट बैंक के बाद भी सरकार पर सरकार चलाते जा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने मेरे साथ एक बेहद चर्चित पॉडकास्ट में क्या कहा, आप सुनिए। वो खुद बता रहे हैं कि बॉस मोदी ने आके पूरा गेम पलट दिया, और ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं ये अब मुसलमान को कहती कि तुम पीछे रहो, कहीं तुम आगे दिख जाओगे तो हिंदू वोट कंसोलिडेट हो गया तो मोदी को हराएंगे कैसे। सुनिए इमरान मसूद कितनी बड़ी बात समझा रहे हैं। जी ने आके चमत्कार कर दिया, उसने कहा दिमाग मत खराब करो, तुम चाहे जहां जाओ हम सरकार अपना आप बना लेंगे। मोदी ने सरकार बना ली। डर इतना बैठा कि जो सेक्युलर पार्टी थी उन्होंने मुसलमान से किनारा कर दिया कि तुम पीछे आ जाओ, आगे हम चलेंगे, तुम पीछे आ जाओ, आगे हम चलेंगे। क्या हाल हो गया, कहां खड़े हो गए हम। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने सीएम का फेस
या डिप्टी सीएम का फेस मुसलमान को नहीं बताया। उनको डर है कि हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाएगा कहीं और ज्यादा नरेंद्र मोदी के साथ अगर मैंने सीएम फेस घोषित कर दिया। ये लोग जिन्होंने सालों साल मुसलमान से वोट लिया, राज किया, राज भोगा, उन्होंने आज मुसलमान को पीछे धक्का दे दिया और कहते हैं कि मोदी मुसलमान के साथ नहीं। जब हर तरफ से प्रेशर आया और इंडी वालों को लगा कि उनका दांव उल्टा पड़ गया है, जब मुसलमानों में मैसेज चला गया कि बहुत सिर्फ तुम्हारा वोट चाहिए, नहीं तो तुम कुर्सी पर लगाओगे, दरी बिछाओगे, तो आज तेजस्वी यादव सफाई देने लगे। टाइम्स नाउ नवभारत के साथ विशेष बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि अगले 2-3 दिन में डिप्टी सीएम के और कैंडिडेट का ऐलान होगा, जिसमें मुसलमानों को भी हिस्सेदारी दी जाएगी। सुनिए तेजस्वी को। तेजस्वी जी ये भी कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री, मुसलमान सिर्फ क्या दरी बिछाने के लिए? ऐसा हो सकता है क्या? हम लोगों के रहते ऐसा नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। आपने ये पूरे बात को नहीं सुनी। उप मुख्यमंत्री एक नहीं होंगे, उनसे ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होगा। और आने वाले समय में 2-3 दिन में ये बात भी क्लियर हो जाएगा और मुसलमान भाइयों के प्रति भी हमारा पूरा सम्मान है और सबको उनका हक हम दिला के रहेंगे। अब डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि आने वाले 2-3 दिन में मुसलमान का भी नाम अनाउंस कर देंगे। अभी काहे नहीं किए? मुहूर्त देख रहे हैं। मुकेश सहनी का नाम अनाउंस कर दिए, अपना करवा दिए, एकदम आगे पीछे हंगामा मचा के। अब मुसलमान का करने के लिए अभी 2-3 दिन में देंगे, तुमको भी देंगे। मुसलमानों को हिस्सेदारी न देने के नैरेटिव को काटने के लिए आज सुबह ही तेजस्वी यादव जब बिहार में प्रचार के लिए निकले तो उन्होंने हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए एक तस्वीर पोस्ट की। इसमें तेजस्वी के साथ डिप्टी सीएम कैंडिडेट मुकेश सहनी और इसके अलावा एक मुस्लिम नेता कारी सोहेब और पिछड़े समाज के एक नेता के साथ फोटो दिखाई। इसे इंडी गठबंधन की सोशल इंजीनियरिंग कर दिया। मतलब मुसलमान को फोटो खिंचाने के लिए बैठा लिया, लेकिन कुर्सी नहीं दे पाए, सरकार बनेगी तब। इंडी गठबंधन ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट बनाया। इसके पीछे इंडी गठबंधन का बड़ा खेल है, क्योंकि वो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और इसके बारे में आपको समझाता हूं कि ये खेल क्या है। अति पिछड़ा वर्ग बिहार में सबसे बड़ा समुदाय है। देखिए, लोग सोच रहे हैं कि मुकेश सहनी मल्लाह वर्ग से आते हैं, 2-2.5% का वोट शेयर है, उसको काहे के लिए दे दिए जी डिप्टी सीएम। लेकिन अगर आप बिहार में देखेंगे कि किस समाज का कितना वोट प्रतिशत है, तो यादव जो हैं वो 14% के करीब, मुसलमान जो हैं, मुस्लिम, वो है 18%, और अपर कास्ट जो है, ऊंची जातियां जिनको कहा जाता है, अपर कास्ट में करीब 15%। लेकिन जो अति पिछड़ा वर्ग है, ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, वो 36% है बॉस, 36%। और ईबीसी का गणित क्या है? इसमें जातियां हैं 112 जातियां इसमें आती हैं। और इनका प्रभाव कितना है बॉस? इनका प्रभाव है 120 सीट पर। और मुकेश सहनी जिस मल्ला समुदाय से आते हैं, वो भी ईबीसी के अंदर आता है। तो आप और दूसरे लोग कह रहे हैं कि 2.5% वाले को डिप्टी सीएम बनाया। तेजस्वी यादव का कैलकुलेशन चल रहा है कि नीतीश कुमार का जो ये अति पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक है, उसको तोड़ दो और उसमें जो है घुस जाओ कि देखो अति पिछड़े को मैंने डिप्टी सीएम बना दिया। इसलिए मुसलमान को दे दिए धक्का, इधर ईबीसी वाले में कर दिए खेला। लेकिन इंडी गठबंधन के इस खेल को नरेंद्र मोदी समझते हैं। इसलिए आज नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर गए तो सबसे पहले समस्तीपुर में जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव गए। कर्पूरी ठाकुर के जरिए अति पिछड़ा समुदाय को साधने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार समस्तीपुर के कर्पूरी गांव पहुंचे। पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर की वजह से ही आज वो और नीतीश कुमार जैसे पिछड़े और गरीब लोग यहां तक पहुंचे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इंडी गठबंधन वाले कर्पूरी ठाकुर की जननायक की उपाधि तक चोरी करने में जुटे हैं। बिहार ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं।
बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। नरेंद्र मोदी ने जननायक टाइटल की चोरी वाली बात राहुल गांधी के लिए कही, क्योंकि कांग्रेस वाले राहुल गांधी को आजकल जननायक कहते हैं। लेकिन कांग्रेस के जननायक राहुल गांधी बिहार चुनाव में क्यों नहीं दिख रहे, ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं। महीने भर पहले तक राहुल गांधी बिहार में यात्रा निकाल रहे थे, बाइक पर घूम रहे थे, लेकिन चुनाव आया तो राहुल बिहार की तरफ देख भी नहीं रहे। बिहार में इंडी गठबंधन में सीट को लेकर हंगामा होता है, राहुल गांधी गायब। इंडी गठबंधन के सीएम फेस का ऐलान हो रहा है, राहुल गांधी गायब। अब बिहार में प्रचार फुल स्विंग से पे चल रहा है, राहुल गांधी गायब। क्या राहुल गांधी बिहार को लेकर इंटरेस्टेड ही नहीं है? आप देखिए, इधर बिहार में भयंकर चुनावी घमासान मचा है। राहुल गांधी दिल्ली में क्या कर रहे पता है आपको? पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को श्रद्धांजलि दे रहे थे। आज सीताराम केसरी की पुण्यतिथि है और राहुल गांधी ने सीताराम केसरी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। भाई, पब्लिक पूछ रही है कि आज भले ही राहुल गांधी सीताराम केसरी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, एक समय सीताराम केसरी का अपमान इसी कांग्रेस ने किया था। सीताराम केसरी 1996 से 1998 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री थे। लेकिन आरोप लगते हैं कि सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए सीताराम केसरी को अपमानजनक तरीके से हटाया गया था। 14 मार्च 1998 को सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना तय हुआ था। आरोप है कि इसी दिन सीताराम केसरी को जबरन अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उनका नेम प्लेट तक उखाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया गया। सीताराम केसरी को पार्टी दफ्तर के बाथरूम तक में बंद करने के आरोप लगते हैं। और आरोप तो ये भी लगते हैं कि कांग्रेस यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने सीताराम केसरी के साथ बदतमीजी भी की थी, जिसमें उनकी धोती तक खुल गई। सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए जिस व्यक्ति का इतना अपमान होने का आरोप लगता है, राहुल गांधी बिहार चुनाव छोड़ के उनको श्रद्धांजलि देने गए हुए। पीएम मोदी ने आज बिहार से सीताराम केसरी के अपमान का मुद्दा भी उठा दिया। पीएम ने कहा कि बिहार के गौरव सीताराम केसरी जब कांग्रेस अध्यक्ष थे तो गांधी परिवार ने उनका अपमान किया था, जो बिहार भूलेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी, हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया और सीताराम केसरी के पास जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, इस परिवार ने उस अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। बिहार में तो मचा है बड़ा घमासान, लेकिन बिहारियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं अब आपको वो बताता हूं पाठशाला में अगली क्लास। छठ व्रतियों से पीएम मोदी ने जो वादा किया वो कितना पूरा हुआ, यमुना घाट की वो तस्वीर जो शॉकिंग लगेगी। नवभारत की नाव पर छठ व्रती और यमुना की सफाई पर वो लाइव रिपोर्ट जो केजरीवाल को सोने न देगी, अब उसका चैप्टर। इस बार दिल्ली में ऐसी छठ पूजा होगी कि लोग देखकर दंग रह जाएंगे, ये दावा यहां की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कर रही है। नरेंद्र मोदी ऐसी तैयारियां करवा रहे हैं कि दिल्ली में जो कभी सोचा नहीं वो हो रहा है। छठ पूजा कितनी भव्य और दिव्य होने वाली है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम को दिल्ली में सिर के बल खड़ा कर रखा है। यमुना साफ सुथरी रहे, शानदार घाट हो जहां पर छठ व्रतियों को हर एक सुविधा मिले, स्वच्छ यमुना मिले, सुंदर घाट मिले, इसके लिए गजब का इंतजाम किया जा रहा है। जैसे आप देखिए कि पहली बार दिल्ली में छठ पूजा के लिए 1500 से ज्यादा घाट तैयार किए जा रहे हैं। हर जिले में कम से कम एक मॉडल घाट तैयार किया जा रहा है। छठ घाटों पर भव्य स्वागत गेट बनाए जा रहे हैं। छठ व्रतियों पर फूलों की वर्षा की जाएगी। छठ पूजा के लिए घाटों पर आने वालों के लिए चाय पानी का खास इंतजाम होगा। छठ पूजा के लिए पहली बार 1.5 दिन की छुट्टी का प्लान तैयार है। आज पाठशाला में छठ पूजा की दिल्ली में जबरदस्त तैयारियों की एक डिटेल आपको दिखाऊंगा। छठ व्रतियों से पीएम मोदी ने जो वादा किया वो कितना पूरा हुआ, यमुना घाट की शॉकिंग तस्वीरें क्या कह रही, इसके अलावा नवभारत की नाव पर छठ व्रती बैठे और यमुना की सफाई पर वो लाइव रिपोर्ट लाई जो केजरीवाल को सोने नहीं देगी क्या, सब लेकर आया हूं। देखिए, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि सरकार तो दिल्ली में बदल गई, केजरीवाल तो बोलते रह गए कि अब कर देंगे साफ, अब तब कर देंगे साफ, इस साल कर दूंगा, नहीं करूंगा तो ये तो वो, किए तो नहीं। पब्लिक उनको साफ कर दी दिल्ली से। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आई दिल्ली में तो वो 10 महीने में कुछ कर पाएगी? पूरा तो नहीं कर पाएगी, ये सबको पता था, लेकिन 10 महीने में क्या कर पाएगी?
दिल्ली में इस बार छठ पूजा की तैयारी में नरेंद्र मोदी की टीम ने पूरी ताकत लगा रखी है। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने मंत्रियों के साथ पिछले कई दिनों से लगातार यमुना के घाटों पर जाकर सफाई अभियान को मॉनिटर कर रही हैं। सीएम खुद नाव पर बैठ जा रही हैं और यमुना नदी के सफाई और नदी के किनारे छठ पूजा के लिए घाट बनाने की तैयारियों का खुद जायजा ले रही हैं। ये तस्वीर दिल्ली के आईटीओ में तैयार हो रहे छठ घाट की आपको दिखा रहा हूं, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए टेंट लगाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए जेसीबी की मदद से मिट्टी भी हटाई जा रही है। अब ये तस्वीर देखिए जो अब आपके स्क्रीन पर आएगी। ये आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास छठ पूजा के लिए तैयार हो रहे वासुदेव घाट की है, जहां मशीनों की मदद से यमुना की नॉनस्टॉप सफाई भी हो रही है और नदी के किनारे बने घाट पर यमुना नदी का साफ पानी पहुंचाने के लिए जेसीबी की मदद से मिट्टी हटाई भी जा रही है। छठ पूजा के लिए सिर्फ यमुना नदी के किनारे बने घाटों पर ही काम नहीं चल रहा, बल्कि सड़कें भी कल शुरू होने वाली छठ पूजा से पहले ही रोशनी से जगमग नजर आ रही है। दिल्ली में छठ पूजा से पहले यमुना की सफाई के लिए पीएम मोदी के संकल्प का कितना असर हुआ, इसके लिए इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर साल 2021 में छठ पूजा के वक्त की है, अभी आएगी स्क्रीन पे। डालिए बॉस कि मुहूर्त देख रहे हैं। हाँ, इसमें ये 2021 की तस्वीर देखिए। इसमें व्रती महिलाएं सफेद झाग से ढकी हुई यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगाती नजर आ रही। और दूसरी तरह तस्वीर इस बार की है, आज की, जिसमें यमुना नदी से सफेद झाग गायब नजर आ रहा है और छठ पर्व शुरू होने से पहले कुछ श्रद्धालु यमुना नदी के किनारे घाट पूजा करने के बाद साफ पानी में स्नान करते नजर आ रहे हैं। सोचिए, झाग में छठ पूजा करनी पड़ती थी, इस बार पूरी नदी में झाग दिखना मुश्किल हो गया है। सरकार की तरफ से दिल्ली में छठ के त्योहार से पहले यमुना का पानी साफ होने के दावे किए जा रहे हैं, जिसकी पड़ताल के लिए हमारी टीम भी दिल्ली में यमुना के अलग अलग घाटों पर पहुंची। कालिंदी कुंज में यमुना घाट पर चल रही छठ की तैयारियों पर व्रती महिलाओं ने भी माना कि पिछले साल तक यमुना में गले तक झाग होता था, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई है। लोगों ने यह तक आरोप लगाए कि पिछले साल तक यमुना में छठ पूजा करने की परमिशन तक नहीं थी। देखिए, छठ पूजा बहुत पवित्र पर्व है। छठ व्रती झूठ नहीं बोलेगा। सुनिए वो क्या बता रहा है नव भारत के कैमरे पर। तो छठ में जो व्रत करते हैं उनको परवैतिन कहा जाता है और कभी ऐसी जो परवैतिन है वो हमारे बीच में मौजूद भी है। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या सोच रही हैं। इस बार कैसा लग रहा है आपको? इस बार बहुत अच्छा लग रहा है। जमुना जी मतलब बहुत अच्छा सर सफाई है, बहुत सुंदर लग रहा है। 10 साल पहले जब मतलब कुछ भी नहीं था, इस बार बहुत अच्छा रेखा मैम करवा रखे हैं। अच्छा, पहले जो तस्वीर वगैरह आती थी हम देखते थे कि पूरे यमुना में झाग होता। हाँ, पूरा झाग। जो छठ घाट से जाते से उसका तबीयत खराब हो जाता था। जो भी यहाँ से अर्घ दे के जाते थे, पानी में भी बदबू देता था और तबीयत खराब हो जाता था। बदलाव बहुत लग रहा है। पिछली बार भी हम इसी नाव पर आए थे तो मेरा जो हमारी जितनी टीम थी सबके चेहरे ढक चुके थे झाग से, और जब हम घर गए तो हम सब एडमिट हुए। अच्छा सजाए हैं, घाट भी बहुत साफ है, पानी भी बहुत साफ है और हम लोग नहा के भी जा रहे हैं व्रत स्टार्ट करने। पिछले साल, उससे पिछले साल, एक तो सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ तो परमिशन ही नहीं था छठ पूजा करने का ड्यू टू गंदगी के कारण, क्योंकि झाग बहुत ज़्यादा, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे कचरे बहुत ज़्यादा थे। अभी देखिए आप, घाट की सुंदरता इतनी अच्छी शोभा बढ़ी हुई है, देख के एकदम से लग रहा है कि एक नया जीवन हमें मिला है। सोचिए बिहार के लोग कितने खुश हैं, छठ व्रती कितने खुश हैं कि बाप रे बाप, गंदगी में झाग में कम से कम छठ व्रत नहीं करना पड़ेगा, छठ की पूजा नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि छठ पूजा का सबसे बेसिक तो है कि एकदम साफ सफाई होनी चाहिए। 10 साल केजरीवाल के राज में झाग वाला छठ लोग करते थे, बताइए। बीजेपी के मिशन यमुना का दिल्ली में जो असर हुआ, उसका असर ये दिख रहा है कि लोग अब पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेने से चूक नहीं रहे। एक शख्स यमुना घाट पर हमारे सहयोगियों से टकरा गया। सुनिए अरविंद केजरीवाल बनकर आए इस शख्स ने यमुना की सफाई पर क्या कहा। यहाँ पर जो शख्स हैं, इनका चेहरा जाना पहचाना नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल, देखिए खांस रहे हैं और इनकी जो वेशभूषा है, खुद को फर्जीवाल ये कह रहे हैं, रतन इनका नाम है। क्या कर रहे हैं आप फर्जीवाल जी यहाँ पर? देखो जी, मैं तो जी पंजाब से आया हूँ, सटा पंजाब दे पुत्र होंगे ना। अभी दिल्ली आया जी, देखो जी यमुना चेक करने आया जी, ये बीजेपी वाले ने यमुना साफ किया है कि नहीं किया है। अभी देख के बताता हूँ मैं कि तेरी साफ है, ये तो बहुत साफ हो गया, बदबू भी नहीं है। आप क्या कहेंगे? ये मेरा फॉर्मूला चोरी कर लिया इन्होंने, रेखा गुप्ता जी ने। कौन सा फॉर्मूला? ये यमुना साफ करने का।
आपका फॉर्मूला फॉर्मूला मेरा इतना था जी। साफ तो इसके पहले तो 2025 से पहले तो इतना साफ नहीं दिखी थी मैं करने वाला था इसी इतने सालों में मैं करने वाला था। 5 साल अगर और मिल जाते तो मैं इस बार इससे भी ज्यादा साफ करता। मैं थोड़ा वक्त आपको मिला, इतने साल मिले तब नहीं हो पाया। नहीं, अब देखो जी 18 साल बच्चे को भी बालिग होने में लगते हैं ना। अब मुझे तो ये 12 साल में ही बालिग होने से पहले रिटायर हो गया। बालिग होने से पहले रिटायर कर दिए। धोखा, मैं थोड़ा सा अलग वाले विकास में व्यस्त हो गया था जी। एक पर एक फ्री। अभी ये इतना सा इन लोगों के पास अलादीन का चिराग मिल गया है, रेखा गुप्ता जी के पास। इंद्र भगवान से सेटिंग कर लिए ये लोग। नहीं तो जी देखो 12 साल में मैं नहीं कर पाया, ये 1 साल से भी कम में ये कैसे बीजेपी वाले कर दिए। तो आपको क्या लगता है कैसे हो गया ये कैसे हो गया? चमत्कार हो गया। इन लोगों ने लगता है कि आप ही तो करके नहीं गए थे। नहीं, मैं करने वाला था। 5 साल अगर और मिल जाता तो मैं पक्का इससे साफ कर देता जी। मैं डुबकी लगाता। अभी ये बदबू भी नहीं है, बदबू भी नहीं है और प्रदूषण भी गायब है इस बार। तब क्या कहेंगे, मान गए कि दिल्ली सरकार की जो अभी वर्तमान दिल्ली सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है? काम तो अच्छा कर रही है लेकिन इससे भी अच्छा मैं करता। हालांकि आज भी आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें यमुना में सफेद झाग होने का दावा किया गया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के दावों को खोखला बताया। एक बार उनको भी सुनिए। नमस्कार साथियों, आज मैं कालिंदी कुंज में खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं कि यमुना जी का क्या हाल है। यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने दिल्ली चुनाव के टाइम पर ये वादे किए थे कि वे यमुना जी को साफ करेंगे। 6-7 महीने बीतने के बाद अभी पिछले कुछ दिनों में भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जब टीवी पर गए, जब उन्होंने मीडिया में इंटरव्यू दिए तो उन्होंने ये बोला कि उन्होंने यमुना जी की सफाई कर दी है। जबकि आज आप सच देख सकते हैं, आज हम भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा का दूध और पानी का पानी कर देंगे। अभी मैंने यमुना जी में से इस पानी को भरा है। अब ये कहीं कोने में एक जगह झाग वाग है तो उसका वीडियो दिखा के कह रही हैं कि हाँ हो गया झाग है। इनके जगह जमाने में झाग था वो इनको नहीं दिखता था और बाकी जगह जो दिख रहा है वो हमने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई है, बाकी पब्लिक खुद तय करेगी। पाठशाला में अगला चैप्टर अब आपके लिए 12 लाख भक्तों की भीड़ में कथा सुनाने वाले बाबा बागेश्वर अचानक टूटी कुटिया में क्यों चले गए हैं? क्या गजब हो गया? न लाखों की भीड़, न भव्य तामझाम। बाबा बागेश्वर की वो कथा जिसे देख विरोधी चकरा जाएंगे। बागेश्वर बाबा को क्या हुआ जो बोल पड़े मेरे चेलों से बचकर रहना रे बाबा। अब इसका चैप्टर। बाबा बागेश्वर के देश दुनिया में लाखों भक्त हैं। फैन फॉलोइंग तो जबरदस्त है। उन्हें देखने भर के लिए लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं। पर्ची लगवाने के लोग महीनों इंतजार करते हैं। जहां कथा होती है, जहां पदयात्रा होती है, वहां पैर रखने की जगह नहीं होती। 12-12 लाख लोगों की भीड़ जुट जाती है बॉस। लेकिन ये सब छोड़ छाड़ कर अचानक बाबा बागेश्वर एक कुटिया में क्यों पहुंच गए, जहां ना कोई बढ़िया इंतजाम है, ना पंडाल लगा है, ना ही भक्तों का जमावड़ा। आप देखिए, कुटिया में पूजा करने चले गए भाई बागेश्वर बाबा, सब छोड़ छाड़ के। हालांकि बाबा बागेश्वर दरबार लगा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, भक्तों की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। लेकिन क्या बाबा बागेश्वर इन दिनों खुद परेशान है? इतने परेशान कि मंच से चेतावनी दे रहे हैं कि मेरे भक्तों से सावधान रहना। क्या हो गया है बागेश्वर बाबा के साथ कि वो कुटिया में चले गए? हर कोई जानना चाहता है कि अपने भक्तों से घिरे रहने वाले बाबा बागेश्वर को कौन परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से हमेशा हंसते रहने वाले बाबा बागेश्वर को गुस्सा आ गया। लोग जानना चाहते हैं कि बागेश्वर बाबा सब छोड़कर कहां चले गए। बागेश्वर बाबा ने किससे सावधान रहने के लिए कहा है? बागेश्वर बाबा ने किसे बाबाओं और नेताओं की लुटिया डुबोने का जिम्मेदार बताया है? और बाबा बागेश्वर ने आज किसकी ठठरी बांधी और एक टूटी कुटिया में क्यों चले गए? आज आपको सब बताऊंगा। सनातन का झंडा बुलंद किए हुए बाबा बागेश्वर का कारवां चल रहा है। जहां भी बाबा बागेश्वर पहुंचते हैं, भक्तों का रेला दिखता है। ये तस्वीरें तब की हैं जब बाबा बागेश्वर ने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की थी। जहां तक नजर जाती थी भगवा झंडा और भक्ति भक्त नजर आते थे। इसी तरह जब बाबा बागेश्वर बिहार में कथा करने गए थे तो रिकॉर्ड 12 लाख लोग पहुंच गए थे, जिसके बाद बाबा बागेश्वर को लोगों से कथा में न आने की अपील करनी पड़ गई थी। लेकिन जिस आदमी की कथा सुनने के लिए 12-12 लाख लोग आ जाते हों, अब वही बागेश्वर बाबा एक छोटी सी कुटिया में पहुंच गए। जमीन पर ही बाबा बागेश्वर की गद्दी लगी है। ना उनके सहायक दिख रहे हैं, ना आसपास चेले हैं, ना ही कोई तामझाम है। यहां तक कि बाबा बागेश्वर खुद ही पूरा इंतजाम करते हुए नजर आ रहे हैं।
पूजा पाठ की तैयारी से लेकर कथा की व्यवस्था भी खुद ही देख रहे हैं। एक तरफ जहां बाबा बागेश्वर की कथा में लाखों की भीड़ जुटती है, तो यहां बाबा की कथा में यह आंकड़ा 1000 का भी नजर नहीं आया। आप देखिए, लाख छोड़िए बॉस, 1000 लोग भी नहीं है। कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही, ना शोर शराबा है, सभी लोग बड़े आराम से शांति से बैठे हुए। पब्लिक पूछ रही है कि बाबा बागेश्वर सब छोड़ छाड़ के कहां चल दिए भाई, क्या हो गया, संन्यास ले लिए क्या? बाबा बागेश्वर जिस कुटिया में आए हैं, दरअसल वो उनका अपना घर है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में। इसी घर में बाबा बागेश्वर का जन्म हुआ था जो आप देख रहे हैं, और यहीं पर बाबा बागेश्वर पले बड़े थे। यहीं से बाबा बागेश्वर ने अध्यात्म का रुख किया था। बाबा बागेश्वर जिस कुटिया में रहते हैं वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे सालों पहले थी। बाबा की कुटिया में दीवार पर रैक लगी हुई है जिस पर कनस्तर और डिब्बों में सामान रखा हुआ है, जैसा आम लोगों के, गरीबों के घर में होता है। जो लोग कहते हैं कि बाबा बागेश्वर लग्जरी गाड़ी में चलते हैं, कुछ नेता तो कहते हैं कि टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं, इंपोर्टेड चश्मा और महंगी जैकेट पहनते हैं, उनको बाबा बागेश्वर का घर देखना चाहिए, उनका रहन सहन देखना चाहिए, यह है उनका घर। अब आपको यह भी बताता हूं कि बाबा बागेश्वर अपने पुराने घर में, अपनी कुटिया में क्या करने चले गए। बाबा बागेश्वर ने अपने पैतृक घर में कथा का आयोजन किया है। यह कथा 3 दिन तक चलेगी और इन 3 दिनों में सिर्फ बाबा बागेश्वर के गांव के लोग ही इसमें सम्मिलित होंगे, कोई तामझाम नहीं होगा। यही वजह है कि बाबा बागेश्वर का पूरा गांव यहां जुट गया, लेकिन इसके बाद भी भीड़ नहीं दिखाई दे रही। बाबा बागेश्वर अक्सर अपने घर आते रहते हैं, लकड़ी की बनी इस कुटिया में ध्यान भी लगाते हैं, साधना भी करते हैं, लेकिन यह पहली बार है जब बाबा बागेश्वर ने अपनी कुटिया में कथा का आयोजन किया है। कथा के दौरान बाबा बागेश्वर ने जो मंत्र दिया वो आज के उन बच्चों को सुनना चाहिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर अपने पुराने घर में, इस कुटिया में इसलिए चले गए क्योंकि वो अपने रूट से फिर से अपने आप को जोड़कर अपनी ऊर्जा को फिर से बढ़ा रहे हैं। क्योंकि कई बाबा बागेश्वर कई बार कहते हैं कि भाई बहुत ज़रूरी है एक रहना, आगे बढ़ना, देश को आगे ले जाना, लेकिन उतना ही ज़रूरी है अपनी जड़ों से जुड़ा रहना। कई बार लोग बाबा बन जाते हैं, फॉलोइंग हो जाती है, उसके बाद भूल जाते हैं कि कहाँ से आए थे। बाबा बागेश्वर देखिए जानबूझ के वहाँ गए हैं, अपने घर में, अपने गांव के लोगों के बीच, कि मैं यहीं से निकला हूं और यहां तक पहुंचा हूं, ये भूल ना जाऊं। जिन लोगों के बीच से निकला हूं उनका दर्द भूल ना जाऊं, अपना दर्द ना भूल जाऊं, क्योंकि अपना दर्द भूल जाइएगा और लाव लश्कर के साथ चलिएगा, तामझाम में चलिएगा, तो पब्लिक का दुख और दर्द समझ आना कम हो जाता है। यानी अपने आप को रीबूट करने, जैसे कंप्यूटर होता है ना, रीस्टार्ट होता है, वैसा रीस्टार्ट करने के लिए चले गए अपने जड़ से जुड़ने। ये हैं बाबा बागेश्वर। लाखों की फॉलोइंग छोड़ो, जड़ से जुड़े रहो। बाबा बागेश्वर जितनी एनर्जी में दिखते हैं उतने ही सादगी पसंद भी। वो हमेशा अपने भक्तों के साथ दिखते हैं, उन्हें अपने करीब रखते हैं, उनसे मिलना किसी के लिए बेहद आसान है। बाबा बागेश्वर खुद भी कहते हैं कि जो भी बालाजी की भक्ति करेगा उसकी पर्ची जरूर खुलेगी और बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद भी मिलेगा। लेकिन बागेश्वर बाबा की इसी सादगी का गलत इस्तेमाल हो जाता है। ये बात खुद बाबा बागेश्वर ने बताई, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ चेतावनी नहीं दी बल्कि अपने ही चेलों की ठठरी बांध दी। बाबा बागेश्वर अपने चेलों और कुछ सहायकों से बहुत परेशान है। हाल ही में कुछ लोगों पर पैसे लेकर बाबा से भेंट कराने के आरोप लगे थे। जब बाबा बागेश्वर को यह बात पता चली तो बहुत नाराज हुए। बाबा बागेश्वर ने आज न सिर्फ अपने चेलों की क्लास लगाई बल्कि यह भी बताया कि असली शिष्य कैसे होने चाहिए। बाबा बागेश्वर ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें किसी पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए वो सिर्फ अपनी और बाबा जी महाराज की गारंटी लेते हैं। साथ ही अपने भक्तों को भी अपने ही चेलों से सावधान रहने की नसीहत देते हैं। बाबा बागेश्वर इसलिए भी सावधान है क्योंकि कई लोग फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। बाबा बागेश्वर के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें जबरदस्त इंतजाम होता है। सभी लोग बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए इंतजार करते हैं, इसी का कुछ लोग फायदा उठाते हैं। अब तो बाबा बागेश्वर एक बार फिर सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं, जो 7 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगी। 150 किलोमीटर की यह पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक जाएगी। इस पदयात्रा में 1 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। यह दूसरी बार है जब बाबा बागेश्वर सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए इस बार पहले से ज्यादा तैयारियां की गई। पदयात्रा के पोस्टर तो छपा ही गए, पोस्टरों के साथ इस बार QR कोड भी दिया गया है। ये देखिए, इस QR कोड को स्कैन करके बाबा बागेश्वर के भक्त पदयात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही यह भी प्रचार किया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए
किसी को कोई फीस नहीं देनी है। यानी बाबा बागेश्वर सनातन की सेवा के लिए खुद को ऊर्जा से भरने के लिए अपने जड़ में अपनी कुटिया में गए हैं और वहां से निकलेंगे तो नई ऊर्जा के साथ सनातन का प्रचार करेंगे। पाठशाला में अगली क्लास जिसमें आपको बताऊंगा जलती बस में कैसे लगी भयंकर आग, अंदर फंस गए लोग, वो दर्दनाक हादसा जिसने पीएम मोदी को भी झकझोर दिया। 10 दिन में 2 बस जल गई, कहीं ट्रक ने मासूमों को रौंद डाला। सड़क से आती डरावनी तस्वीरों का पूरा सच क्या है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे सड़क हादसे हुए हैं जिन्होंने पीएम मोदी तक को झकझोर कर रख दिया। इन हादसों की तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि लोगों की रूह कांप जाए। आंध्र प्रदेश के कुरनूल बस में आग लग गई। आग लगने से 20 लोग जिंदा जल गए। बस में कैसे आग लगी, आग लगने की वजह क्या थी, ये सब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पिछले 10 दिन में बस हादसों की हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। राजस्थान के जैसलमेर में भी एक बस में आग लग गई थी जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे पर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एफएसएल रिपोर्ट में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। कहीं बसों में आग लग रही है, लोग जिंदा जल रहे हैं, तो कहीं सड़क पर कोई ट्रक मासूमों को रौंद दे रहा है। भारत से लेकर अमेरिका तक इन हादसों का पूरा सच आज आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन पहले आंध्र प्रदेश के हादसे की तस्वीरें। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक लग्जरी बस में आग लग गई। हादसा हैदराबाद बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर चिन्ना टेकरू गांव के पास हुआ। हादसे के वक्त बस में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। हादसे में 20 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए। आग इतनी भयंकर थी कि शवों की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। अब तक 12 शवों की पहचान हो पाई है। बस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बस को आग की लपटों में चारों तरफ से घिरा हुआ है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। जरा सोचिए जो लोग इसके अंदर रहे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। सड़क पर लोग भागते दिखे, जान बचाने के लिए चीख पुकार मच गई। इस हादसे के बाद सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। बस में आग लगने के बाद आसमान तक धुएं का गुबार दिखा। जब हादसा हुआ उस वक्त बारिश भी हो रही थी, लेकिन फिर भी आग कम होने का नाम नहीं ले रही थी। 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब बस में आग लगी, आग ने पूरी तरह बस को चपेट में ले लिया, और दूसरी तस्वीर आग लगने के बाद की है, पूरी बस जलकर खाक हो गई।